गुड मॉर्निंग बच्चों, राम राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबके बीच एक नए जोश, नए उमंग के साथ आप लोग के बीच लेकर आ गया हूँ चैप्टर 2 फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसमें मैंने इसके पहले 2 लेक्चर करवा दिए हैं। आज चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग क्या करिए, हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हमेशा अनुरोध करता हूँ कि जितना हो सके हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। और अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता होगा तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था? अपवर्तन के नियम तक पढ़ा था। कहाँ तक? अपवर्तन के नियम। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था सेकंड, जिसका नाम था प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसी का आज तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम थे, जो कि लगभग लगभग प्रकाश के परावर्तन के नियम से सेम ही थे, लेकिन जो दूसरा नियम था थोड़ा हट के था, अलग था। तो दूसरा नियम क्या था कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण यानी कलर के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। और मैंने अंतिम में बताया था कि इस नियतांक को भी हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वायु में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम से प्रकाश आ रही है और जिस माध्यम में जा रही है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को भी हम लोग अपवर्तनांक ही बोलते थे। ठीक है, अपवर्तनांक की परिभाषा में मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब वायु में प्रकाश की चाल, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन अदर मीडियम के क्या होता था, क्या कहलाता था? अपवर्तनांक, एन कहलाता था। ये भी मैंने बताया था, आप लोगों को शायद याद हो, ये मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। तो जो हमारा सेकंड नियम कहता है, सेकंड नियम जो है, जो कि इसको स्नेल भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था? हमारे स्नेल भाई साहब, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था कि जो आपतन कोण की जया होगी, अपवर्तन कोण के जया के अनुपात, उन दोनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। आपतन कोण की जया यानी साइन, साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होगा? एक नियतांक होगा। उसी नियतांक को जैसे देखिए यहां पर, इसी नियतांक को जैसे साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, और इसी नियतांक को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपवर्तनांक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपवर्तनांक। इनमें ये रिलेशन है। अभी आप लोग उतना अंदर मत जाइएगा कि भाई अपवर्तनांक क्यों कहेंगे। आगे जैसे आप लोग क्लास बढ़िएगा, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाइएगा, सारी सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अभी बस आप लोग इतना देखिए कि जो अपवर्तनांक होता है वो इस कांस्टेंट के बराबर होता है। कब कब बराबर होगा? जब दो मीडियम सेम होंगे। अगर ये मीडियम सेम है, जैसे कि एयर से वाटर में कोई लाइट जा रहा है, एयर से वाटर में कोई लाइट गया, तो ऐसे मान लीजिए बेंड कर गया, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये बेंड कर गया, तो इस घटना को तो अपवर्तन बोलेंगे। तो जो ये नियम फॉलो कर रहा है कि जैसे कि एयर से वाटर में जा रहा है, तो एयर से वाटर का उसमें अपवर्तनांक वो होना चाहिए। ये नहीं कि अब अपवर्तनांक तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर लाइट अगर कहां से, मान लीजिए वाटर से अगर ग्लास यानी कांच में चली गई, कहां चली गई? कांच में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। लेकिन ऐसा बोलेगा प्रश्न में, तभी आप लोग अलग निकालिएगा। ठीक है, एक बात नोट करने वाली है कि अगर कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली बोल दिया कि वायु का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, तो किसके रिस्पेक्ट में बोला है? हमेशा किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष बोला है? वो
हवा के ही सापेक्ष बोला है। किसके सापेक्ष? इन सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा। अगर कुछ बोलेगा नहीं कि जैसे कि मीडियम का नाम नहीं रखेगा, मान लीजिए कोई मीडियम का नाम नहीं रखा कि अगर जो लाइट है वो वाटर से ग्लास में जा रही है, पानी से कांच में जा रही है, अगर डायरेक्टली बोल दिया कि कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो लाइट है वो एयर से आ रही है इसमें, ठीक, उसका अपवर्तनांक बोला है। उसके सापेक्ष अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष? हवा के, वायु के सापेक्ष, या फिर आप लोग वैक्यूम यानी शून्य के सापेक्ष भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का चाल दोनों मीडियम में क्या रहता है? सेम ही रहता है, लगभग सेम रहता है। कहाँ कहाँ? वैक्यूम और एयर में, ठीक है। तो देखिए इसको समझिएगा, बहुत ही समझने वाली बात है। देखिए जो साइन आई बटा साइन आर होता है वो एक कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपवर्तनांक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर क्या बोले थे? n इज इक्वल टू n2 बटा n1। माध्यम 2 में ये क्या हो गया आपका? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। किसके? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। इसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक बात, जैसे कि हम लोग अपवर्तनांक निकालने के लिए स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल, ऐसे पढ़े थे, हवा में प्रकाश की चाल बटा जिस माध्यम में जा रही है प्रकाश, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें क्या हो गई? इक्वल हो गई। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटा में माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, प्रकाश की चाल माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। देखिएगा इसमें कुछ अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है। देखिएगा जब अपवर्तनांक बोलेगा तो पहले माध्यम 2 का अपवर्तनांक ऊपर में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? ऊपर में। उसके सापेक्ष हो जाएगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक, ये नीचे होगा। लेकिन जब स्पीड दे देगा तो स्पीड में सबसे पहले ऊपर क्या होगा? माध्यम 1 में स्पीड की चाल, वायु की चाल, अरे भाई क्या क्या बोल रहा हूं, लाइट की चाल, लाइट यानी प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये जो लाइट से संबंध है वो कैसा है? इनवर्सली क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स कहने का मतलब, इनवर्स कहने का मतलब होता है कि उल्टा। क्या हो गया? उल्टा है, इसका एकदम उल्टा होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू n2 बटा n1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम बटा में वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी? लाइट की, बटा में सेकेंड मीडियम, ठीक। ये देखिए ये तीनों चीज सेम है, ये तीनों चीज सेम है। और ये सेम कैसे हुई है? आप लोगों को जब रे ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा अगली कक्षा में, अगले क्लास में, वहां जाकर इसको आप लोग बहुत बढ़िया से सीख जाइएगा, जान जाइएगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। और इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे हम लोग आगे चल के, जब न्यूमेरिकल के प्रश्न करेंगे तो खुद ब खुद सारी चीजें क्या हो जाएंगी? एकदम क्लियर होती जाएंगी। जब हम लोग न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करेंगे तो आप लोग को इसके बीच का संबंध पता चल जाएगा। आपको अगर दिया हो माध्यम 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो जितना आएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू भी आ जाएगा क्या? उतना ही आएगा, ठीक। और एक बात, जो स्नेल का नियम था, दूसरा स्नेल का नियम क्या था? साइन आई बटा साइन आर क्या था? कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट था। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से इसको समझा दो। तो ऐसे तो कल बता दिया था, लेकिन इसको समझ लीजिए, बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, जल्दी समझ में नहीं आता है। देखिए हमेशा कांस्टेंट होगा। कब कांस्टेंट होगा भाई? अगर मान लीजिए
आपने 12 बजे लाइट को एयर से, मान लीजिए मीडियम क्या है, एयर है, एयर से कहाँ डाला, पानी में डाला, कहाँ डाला, पानी में, ऐसे पानी में 30 डिग्री के मान लीजिए एंगल पर डाला है, कितने डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री, तो आपका आपतन कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। तो वो बेंड होगी, जाहिर सी बात है उसमें जाएगी तो बेंड होगी, नॉर्मल के तरफ, अभिलंब के तरफ बेंड होगी, तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मान लीजिए एंगल क्या बना, 20 डिग्री बना, मान लीजिए सपोज करिए 20 डिग्री बना, और इसका जो वैल्यू आप लोग निकालिएगा, इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहा हूं, समझा रहा हूं सिर्फ, ठीक। तो मान लीजिए इसका वैल्यू आया 1.33। अगर यही काम आप लोग 1 बजे करेंगे कि एयर से फिर वाटर में डाले, लेकिन एंगल आप लोग अभी आप लोगों ने 45 डिग्री पर डाला, एंगल आई कितना डाल दिया, 45 डिग्री, 1 घंटा बाद मान लीजिए कभी भी 45 डिग्री, तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कम हो जाएगा, तो साइन मान लीजिए 30 डिग्री यहां पर हुआ, तो इसका भी मान जो आएगा 1.33 ही आएगा। कहने का मतलब यही है, कांस्टेंट कहने का मतलब यही है कि मीडियम वही रहना चाहिए, लाइट को कितने भी एंगल पर डालेंगे तो वो बेंड होगी जितने एंगल पर, उसके रेशियो हमेशा क्या होगा, हमेशा सेम निकलेगा, हमेशा वो उतना ही निकलेगा। अगर 1.5 आया यहाँ पर तो वो भी 1.5 ही आएगा, कभी भी कितने एंगल पर भी देख लीजिएगा, 60 हो, 90 हो, 45 हो, कितना भी एंगल बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए, हमेशा जो कांस्टेंट आएगा वो सेम ही आएगा। कांस्टेंट कहने का मतलब वही है कि सेम, ठीक है, यही है आपका दूसरा नियम। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है समझिएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग बखूबी याद रखिएगा कि सर कैसे पढ़ाए थे, ठीक है ना। देखिए अगला जो है प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में भी समझना है, प्रिज्म के बारे में भी समझना जरूरी है। देखिए प्रिज्म किसे कहते हैं, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। माध्यम हमेशा क्या होता है, पारदर्शक ही होता है, पारदर्शी ही माध्यम होता है, तभी लाइट रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के लिए पारदर्शक नहीं होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए और चिकना होना चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्ट यानी कि अपवर्तित होने के लिए माध्यम क्या होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए। लाइट अगर उस पर नहीं जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी ही नहीं, अपवर्तित नहीं होगी, ठीक। तो देखिएगा, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये क्या है, एक प्रिज्म है, ये निश्चित कोण पर झुका है, दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी कोण पर झुके, मान लीजिए किसी भी कोण पर झुका हो, मान लीजिए 30 डिग्री पर झुका हो, मान लीजिए 30 डिग्री पर झुका हुआ है, मान लीजिए सपोज करिए, दो समतल पृष्ठ है, यहाँ पर एक पृष्ठ नहीं रहेगा, पृष्ठ कितना रहेगा, 2 रहेगा, उसके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म मुख्यतः मान लीजिए हीरा भी प्रिज्म का काम करता है, अगर हम उसको क्रिस्टलाइज कर देंगे वाटर को भी अगर हम लोग क्रिस्टलाइज कर देंगे तो वो भी प्रिज्म का काम करने लगता है, क्योंकि वो भी 2 सतहों से घिर जाता है। एक कोण पर झुक जाएगा, मान लीजिए 90 डिग्री हो, किसी भी कोण पर, तो उससे घिरे एक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। वो चाहे ग्लास का हो, चाहे वो पानी का हो, किसी भी चीज का प्रिज्म हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही जानेंगे। और इससे रिलेटेड मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं, जो कि ये प्रिज्म है, प्रिज्म से अगर हम लोग लाइट गुजारते हैं तो वो क्या कर देता है, वर्ण विक्षेपण कर देता है। लाइट में मुख्यतः कितने रंग होते हैं, आप लोगों ने कक्षा 8 में 9 में पढ़ा होगा कि लाइट 7 रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। लाल, संतरा, पीला, हरा, ब्लू यानी नीला, इंडिगो यानी कि स्काई कलर, और वायलेट मतलब बैंगनी, ठीक है। तो इतने कलर से मिलकर बना है हमारा सफेद कलर, ठीक। लाइट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है, कैसा, सफेद। तो वो जब प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में अलग अलग कर देता है। प्रिज्म क्या कर देता है, लाइट को 7 रंग में अलग अलग विभाजित कर देता है, ठीक है। ये प्रिज्म का वर्क है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। क्या है, लेंस, ठीक है। इसमें हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। अपवर्तन में हम लोग मुख्य रूप से लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। किसके बारे में, लेंस।
तो जो लेंस होता है, आप लोग को मालूम है क्या होता है लेंस के बारे में? आप लोगों ने कभी पढ़ा है, कभी अनुभव किया है कि लेंस क्या है? अभी जैसे हम चश्मा पहने, इसमें भी लेंस लगा हुआ है भाई, लेंस लगा हुआ है। तो लेंस का जो परिभाषा है वो क्या है? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या होता है? घिरा रहता है। ठीक है, लेंस क्या है? पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। साधारणतः लेंस की दोनों सतहें गोलीय या दोनों में से एक गोलीय तथा दूसरा समतल होता है। ठीक है, और कुछ लेंसों की सतह क्या कैसी होती है? सिलिंड्रिकल, यानी कि बेलनाकार होती है। लेंस क्या है? लेंस वही है, एक पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। सतह कैसा होना चाहिए? पारदर्शक होना चाहिए, और उसमें दो ज्योमेट्रिकल सरफेस रहती हैं, दो सतह रहती है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक हो गया ये हो गया गोलाकार सतह। गोलाकार क्या हो गया? पदार्थ है। मान लीजिए गोलाकार पदार्थ है जो कि पारदर्शक पदार्थ है, ठीक। और एक मान लीजिए एक और है, एक और गोलाकार पदार्थ है, ये भी क्या है? पारदर्शक पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है, ठीक। तो इसके बीच के जो भाग है, इसका बीच का जो घिरा हुआ भाग है, ये वाला, तो इसको हम लोग लेंस बोलते हैं। बीच में जो घिरा हुआ भाग है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। तो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से ये घिरा हुआ भाग है, तो ये क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा। या फिर देखिए एक मान लीजिए एक ये हो गया गोलाकार। ज्यादातर तो हम लोग को गोलाकार ही पढ़ना है, समतल को नहीं पढ़ना है उतना, हम लोग गोलाकार ही देखेंगे। देखिए एक ये भी दो हो गया, मान लीजिए इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। तो ये जो बीच में घिरा हुआ क्षेत्र देख रहे हैं, ये भी क्या है? लेंस है। क्या है? लेंस है, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा है। ठीक है, इसी को हम लोग लेंस बोलते हैं। जैसा कि आप लोग इस चश्मे में देख लीजिए मेरे, ये क्या है? एक इधर से धंसा हुआ है, इधर से उठा हुआ है ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? लेंस है। लेंस तो ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, चला आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लेकिन मुख्य रूप से जो लेंस होते हैं हमारे दो ही प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो लेंस होते हैं हमारे दो होते हैं। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव लेंस बोलते हैं। मुख्य रूप से आपको दो ही लेंस पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आपको लेंस दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर इसको अलग कर दें हम, अलग कर दें, देखिए इसको अगर हम अलग कर दें तो ऐसा क्षेत्र बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा सरफेस बनेगा, ठीक। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे लेंस को हम लोग अवतल लेंस बोलेंगे। अवतल लेंस क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। यानी इसको आप लोग कैसे परिभाषित करेंगे? जिसका किनारा क्या हो, जिसके किनारे की अपेक्षा बीच का भाग धंसा हुआ हो। देख रहे हैं किनारा चौड़ा है लेकिन बीच का भाग क्या है? धंसा हुआ है। तो वैसा लेंस, वैसा गोलीय लेंस या फिर वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा उसका बीच का भाग होता है वो धंसा हुआ होता है, पतला होता है, वैसे लेंस को हम लोग अवतल लेंस बोलेंगे। ठीक है, बीच का भाग धंसा होता है, बीच का भाग धंसा होता है, किनारे की अपेक्षा, किनारे की अपेक्षा। ठीक है, किनारे की अपेक्षा जो बीच का भाग होता है धंसा होता है, किसमें? अवतल लेंस में। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका परिभाषा, आप लोग लिख लीजिएगा ना। हाँ सर बिल्कुल लिख लेंगे। क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि वैसा लेंस जिसमें किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है या फिर धंसा हुआ होता है, वैसे लेंस को हम लोग अवतल लेंस बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। अब चलिए नेक्स्ट है आपका उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो देखिए एक कैसा था, यहां देखिए आप लोग,
एक कैसा था, ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था ना। इसमें भी अलग अलग प्रकार के पढ़ना है लेंस। अवतल में भी बहुत प्रकार का होता है, 2-3 प्रकार का होता है, और उत्तल में भी 2-3 प्रकार का लेंस होता है। ठीक, तो इसको अगर हम अलग करेंगे तो ऐसा ज्यामितीय रूप मिलेगा। कैसा मिलेगा? ऐसा, दीप की तरह भाई, ऐसा ज्यामितीय क्षेत्र मिलेगा आपको। तो इस लेंस को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। ऐसे घिरे हुए ज्यामितीय क्षेत्र वाले लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका परिभाषा देखें। सबसे पहले परिभाषा याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल से ज्यादा परिभाषा ही पूछता है। जितना लिखवा लेगा भाई बिहार बोर्ड वाला, बिहार बोर्ड वाला बहुत लिखवाता है, लिखने में बहुत एक्सपर्ट है। न्यूमेरिकल से ज्यादा वो लिखवाता है कि भाई इसका परिभाषा क्या है, इसको समझाइए। यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसका परिभाषा आप लोग याद रखिएगा कि वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो, उभरा हुआ हो, या फिर मोटा हो, या फिर चौड़ा हो, कुछ भी लिख सकते हैं। एक बार समझ जाइएगा तो आप लोग को लिखने में कुछ दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अगर समझ लीजिएगा तो आप लोग अपने आप से लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय हैं। क्लास 10th में चले गए हैं, बहुत ही आप लोग इंटेलिजेंट हैं, तभी गए हैं वहां पर और पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के साथ साथ दिमाग भी लगाइए, ठीक, तभी आपका एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस होगा। तो देखिए, ये जो किनारे का भाग है क्या है? पतला है, और बीच का भाग चौड़ा है, उभरा हुआ है। तो ऐसे लेंस को हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। समझ में आ गया? मैंने पढ़ा दिया शुरू से। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तन के दोनों नियम भी बता दिया मैंने, और उससे रिलेटेड कुछ संबंध थे किसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, और स्नेल के नियम में, और स्पीड ऑफ लाइट वाला जो भी नियम था, जो सूत्र था, वो मैंने बता दिया। ठीक, उसको आगे हम लोग क्या करेंगे? जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है। अभी तो प्रश्न हम लिए नहीं है, अपने से लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं तो बोलिएगा आप लोग तो प्रश्न भी करा सकते हैं उससे रिलेटेड, लेकिन कुछ फायदा है नहीं। आगे चलकर हम लोग बहुत सारे प्रश्न करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो हम लोग उत्तल लेंस को क्या लिखेंगे? कि वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में उभरा हुआ हो। वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में उभरा हुआ हो, जिसका बीच का भाग मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है। कुछ भी लिख सकते हैं इसके बारे में। वैसे लेंस को हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे भाई? उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कि हाँ सर कुछ दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक, तो आज हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, आज हम लोग रहने देते हैं यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि भाई आप लोग भी देखने में थोड़ा कतरा जाइएगा कि सर 1 घंटा का वीडियो बना दिए हैं, 1.5 घंटा बना दिए, दिक्कत होगा। और अगर आप लोग 1 शॉर्ट रिवीजन भी चाहते हैं, किसी चैप्टर का 1 शॉर्ट रिवीजन चाहते हैं, तो आप लोग क्या करिएगा? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको 1 शॉर्ट रिवीजन चाहिए। ठीक, वैसे तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। 15 से 20 मिनट में पढ़ाता हूँ, 20-25 मिनट मैक्सिमम। तो उतने ही में आप लोगों को जितना मैं पॉइंट बताता हूँ उसको सीखते जाना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग बढ़िया से सीखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे YouTube चैनल को क्या करिए? सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए उसको, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए वीडियो को, और पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा, बढ़िया से रहिए, ज़्यादा इधर उधर भटकिए मत। ठीक है, चलिए बाय।